हेलो वेलकम। देखो यार, इससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूँ, ये क्वेश्चंस आपको कराने शुरू करूँ, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊँ, कुछ थोड़ी सी और बातें करते हैं इससे हटके। देखो यार, ये चीज़ें पढ़ाना तो मेरा काम है। मैं तो सोचता ही रहता हूँ कि मैं किस तरह से आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि यार वो वाला क्वेश्चन शायद बच्चों के सामने इतनी आसानी से नहीं आता है, तो मैं उसको क्या क्या ऐसी चीज़ें उसमें बता सकता हूँ या फिर किस तरीके से बता सकता हूँ कि बच्चे को एकदम से समझ में आ जाए। वो सोचे यार ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ इन्होंने इतनी आसानी से कैसे बता दी। ठीक है, तो वो सब तो मैं सोचता ही रहता हूँ। उसके बाद में ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते भी होंगे कि उन्हें वो चीज़ें आसानी समझ में आती भी हैं, है ना। तो अभी जो मुझे बात करनी है, लेक्चर तो ठीक है अभी हम देखेंगे, अभी जो मुझे बात करनी है वो ये है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं कि वो क्लास 8 से क्लास 9 से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। इस चैनल के साथ मतलब ये चैनल तो नया है, मतलब जो मेन चैनल है हिंदी मीडियम अकेडमी, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, या फिर जो AK स्टडी है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इन चैनल्स पे वो लोग जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, ठीक है। अभी वो क्लास 11 तक भी साथ में। बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आते हैं जो शायद अभी अपना BTech भी कंप्लीट कर चुके हैं IIT से, ठीक है, NIT से, उनके भी कमेंट्स आते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कभी मैथ्स पढ़ी थी क्लास 8 से क्लास 9 से और पहले उन्हें मैथ्स बहुत हार्ड लगती थी, फिर धीरे धीरे उनकी जर्नी, ठीक है, अच्छी होती गई। तो ये सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो मैं अभी कुछ कमेंट्स पढ़ ही रहा था, तो मैंने कुछ बच्चों के जो कमेंट्स देखे, ठीक है, जिन्होंने ये बताया हुआ था कि जब उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। देखो इस बारे में बात करनी ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि उन बच्चों की जो सोच थी या जो वो कर रहे थे ना, वो थोड़ा मतलब गलत डायरेक्शन में जाके कर रहे थे। देखो मैं बताता हूँ क्या उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने ये लिखा कि भाई जब हम पहले, ठीक है, इतने अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे थे मैथ्स में, क्योंकि हाँ होता है कभी कभी हम किसी चीज़ में इतने अच्छे नहीं होते, तो इवन उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको उन पे विश्वास नहीं था कि यार तू तो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, या फिर वो अपने टीचर्स की नज़र में उतने अच्छे नहीं थे, या फिर वो अपने पड़ोसियों की नज़र में इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि जब से वो इस चैनल से जुड़े, फिर धीरे धीरे मैथ्स उन्हें अच्छी लगने लगी, तो जब उनके स्कोर्स अच्छे हुए तो उनके क्लासमेट्स के बीच में भी उनकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी हो गई। तो मुझे यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ के, देखो ये तो नो डाउट कि अगर वो पहले से अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर वो बच्चे मेरा वीडियोस देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया, तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। अगर देखो कोई तुम पे विश्वास नहीं कर रहा था, या तुम्हारे फ्रेंड्स ही नहीं कर रहे थे, या तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, या जो भी था, ठीक है, तो तुम उनको प्रूव करने के लिए अगर अच्छा स्कोर ला रहे हो और मैथ्स पढ़नी आपने चालू करी, तो बिल्कुल मतलब आपने गलत अप्रोच अपना लिया यहाँ पे। मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर आप पहले से मैथ्स में अच्छे हुए हो इस चैनल पे जुड़ने के बाद, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर मेहनत आपकी है। मेरा तो क्या है कि भाई 1-2% मेरा है, बाकी सब आप अपनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और आप फिर उस चीज़ को एक्सेल कर पा रहे हो। क्योंकि मेरा काम तो बस इतना है यार, ये चीज़ ऐसे होती है, मैं आपको सिखा सकता हूँ एक बार, बट प्रैक्टिस तो जाहिर सी बात है आपने की होगी तब आपका स्कोर अच्छा हुआ है। बट अगर आपने प्रैक्टिस इतनी इतनी मेहनत इसलिए करी क्योंकि आप अपने दोस्तों के बीच में अपना नाम, ठीक है, बनाना चाहते थे, या फिर आप विश्वास जीतना चाहते थे अपने पड़ोसियों का, अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल टीचर्स का, या फिर अपने दोस्तों का, कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आपने थोड़ा गलत अप्रोच अपना ली। आप किसी भी चीज़ को इसलिए मत करो कि सामने वाले को प्रूफ करना या सामने वाला आप पे विश्वास कर पाए। देखो एक बात याद रखना, सबसे मेन चीज़ जो होती है ना विश्वास के लिए, वो ये है कि आप खुद पे विश्वास कर पा रहे हो। आपको खुद पे भरोसा है कि आप इतनी मेहनत कर लोगे? आपको खुद पे भरोसा है क्या कि आप फलाना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो? तो क्या आपका खुद पे विश्वास है कि अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको XYZ घंटे पढ़ने पड़ेंगे तो क्या आप उतना टाइम निकाल पाओगे? अगर हाँ है इन सब बातों का जवाब, तो यकीन मानो किसी और के विश्वास की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप खुद पे विश्वास करो, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट होती जाएंगी। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आप सिंपल सी बताता हूँ, जब हमें अपने ऊपर भरोसा होता है तो जिन चीज़ों में हम खराब भी होते हैं ना, जैसे मान लो मैथ्स की बात करता हूँ, अगर मैं मैथ्स में खराब हूँ लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं यार मेहनत कर लूँगा भाई, इस चीज़ में सही होने के लिए ना मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं कर लूँगा, मुझे भरोसा है खुद पे, तो मैं कर लूँगा। क्यों? क्योंकि तब मेरा दिमाग ना वो सॉल्यूशन ढूंढेगा। जहाँ जहाँ से मैं मैथ्स में, अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा वीक था, तो मैं इसको कैसे सीख सकता हूँ। आजकल तो और आसान है ना भाई, एक यूट्यूब पे टीचर देगा समझ में नहीं आया, दूसरे का देखा समझ में नहीं आया, तीसरे का देखा, कहीं से तो समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए मेरे को विश्वास होना चाहिए मेरे को ना, कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। दूसरी बात, मैं उतनी मेहनत करने के लिए भी तैयार होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बट ये सब चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करनी है, ये आप इसलिए करो क्योंकि आप अगर ये नहीं करोगे ना, तो
तो कुछ टाइम बाद जब आप थोड़ा और बड़े हो जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, जब ये टाइम पढ़ने वाला आपके हाथ से निकल चुका होगा, तो आपको ये याद नहीं आएगा कि आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते थे, उनकी नज़र में आप उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं थी, या फिर आपने अपने स्कूल टीचर्स की नज़र में अपना नाम नहीं बनाया, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में उतने फेमस नहीं हुए क्योंकि आपकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी। आपको रिग्रेट पता है क्या होगा उस टाइम, कि आप पैसा अच्छा नहीं कमा पा रहे हो। और पैसा अच्छा क्यों नहीं कमा पा रहे हो? क्योंकि आपने पहले बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया फालतू की चीज़ों में। अब इस पर कमेंट मत करना कि यार आप पैसे की बात ले आए। भाई देखो, पैसा सबसे ज़रूरी चीज़ भले ना हो लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो आगे जाके आपको लगेगा कि यार मैंने ना इस चीज़ को ऐसे छोड़ दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया दूसरों के चक्कर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जब मैं कमेंट पढ़ रहा था मुझे लगा आपको बताना जरूरी है कि आप सिर्फ ये देखो कि आप खुद पे विश्वास कर पा रहे हो क्या, ठीक है, आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। अगर इस सबका जवाब हाँ है तो यकीन मानो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपको लगेगा कि दूसरों की इम्पोर्टेंस हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, दूसरों से इम्पोर्टेंस वो, ठीक है, कुछ मायने रखता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरी बात याद रखना, फालतू का दिखावा और फालतू की इज्जत दूसरों से जो हमें मिले उसके पीछे मत भागो। अब अपना काम करो, अपने काम में अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आ जाओ, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या देखो कहाँ से कहाँ तक देखने वाले हैं हम, 17 से 25, मतलब जितनी भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो सब हम यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, वो गारंटी मेरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना उसके पीछे ये मत समझना मैं घमंड से बोल रहा हूँ कि मैं तो समझा ही दूंगा। अरे भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इन क्वेश्चंस को आपके सामने लाने से पहले मैं सोचता हूँ कि कैसे कैसे समझाऊँ चीज़ों को। और खैर ये चैप्टर में तो कुछ है नहीं, जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है ना वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा, वो टेंशन मत लेना। तो देखो यार यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अपने को 3x - 2 लेस देन किससे है, छोटा किससे है, ये 2x + 1 से। तो इस तरह की जो, ठीक है, क्वेश्चंस हैं वो कैसे करेंगे ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ यार, ठीक है ना। 2x इधर माइनस में लाओगे, असलियत में आपने दोनों तरफ 2x माइनस किया है, तो 3x में से 2x जाएंगे, x बचेगा, 2x में से 2x गए 0, या तो आप ऐसे सोच लो, या फिर 2x को इधर माइनस में लाओ, 3x - 2x, x बचेगा, लेस देन, यहाँ पे एक पहले से है, -2 को उधर ले जाओगे +2 में, तो यहाँ से 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि x 3 से छोटा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था आलेखित करना है संख्या रेखा पे, तो आलेखित कैसे करोगे भाई साहब, आप संख्या रेखा बनाओ, ठीक है, ये बन गई संख्या रेखा, ठीक है। यहाँ होता है माइनस अनंत, यहाँ होता है प्लस का इन्फिनिटी यानी कि अनंत, ये क्या चीज़ आई है 3, तो कहीं ना कहीं 3 भी आता होगा, मान लो ये रहा 3, ठीक है। अब संख्या रेखा पे आप कैसे दिखाते हैं वो देखो, देखो सिंपली आप क्या करोगे, जो 3 है इसको सर्कल करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बराबर का निशान होगा तो इस सर्कल को अंदर से भी डार्क कर दोगे, फिल कर दोगे, अगर ऐसा नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर हमें देखना होता है कि हम इसके पीछे वाले हिस्से पे शेड करें या इधर वाले हिस्से पे और कहाँ तक करें। तो देखो भाई x 3 से छोटा है, कितना छोटा है, नहीं है कोई लिमिट, मतलब अनंत तक चलते जाओ, छोटा मतलब पीछे की तरफ शेड करना है, पीछे की तरफ यहाँ पे आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से शेड करनी शुरू करता हूँ पीछे की तरफ। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब आप ध्यान से देख रहे होगे तो इसके अंदर खाली हिस्सा मैंने यहाँ पे पीले रंग से शेड नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये तब करते जब ये 3 के बराबर हो। तो ये सब चीज़ें खैर मैं आपको समझा चुका हूँ, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ये था इसका क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम करें तो यहाँ पे क्या है, 5x - 3, ये बड़ा या बराबर है 3x - 5 से, तो 3x को इधर लाओ, 5x में से 3x जाएगा तो जाहिर सी बात है यार 2x बचेगा, है ना। और बड़ा या बराबर है, उधर है -5, ये है -3, -3 से +3 जाएगा, -5 + 3 माइनस का 2 बचेगा, है ना। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 / 2 माइनस का 1 बचेगा। अब फिर से इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन में ये क्या होता है, +∞, ये क्या होता है, -∞, क्या है नंबर, -1, यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब x जो है वो -1 से बड़ा है कि छोटा, ये बड़ा है या बराबर है, तो जाहिर सी बात है
ठीक है, यहाँ पे हम इसको सर्कल करेंगे और बराबर है इसलिए सर्कल को इस बार डार्क किया जाएगा। और बड़ा मतलब क्या, माइनस में बड़े नंबर इसके राइट में होंगे। नंबर लाइन पे जितना आप आगे की तरफ बढ़ते हो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, उतने बड़े नंबर की तरफ जाते हो। यानी कि आप इस तरफ वाला एरिया इस बार शेड करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत आसान सी प्रश्नावली है ये और आपको आराम से समझ में भी आ जाती है, इसमें कुछ इतना है नहीं खास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो ये रहा, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 19। तो 19 जो है आपका क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3 ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स और ये छोटा है 2 टाइम्स एक्स प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 गुणा माइनस एक्स माइनस 3x हो गया। छोटा है इससे 2 गुणा एक्स 2x और 2 गुणा में 4 करोगे 8 हो जाएगा। 2x इधर आएगा, माइनस 3x पहले से माइनस 2x, तो कितने x हो गए, माइनस 5x। छोटा है वहाँ पे 8 पहले से है, 3 माइनस में जाएगा, 8 में से 3 गया 5। माइनस 5 को डिवाइड में ले जाओ, लेकिन जब नेगेटिव नंबर डिवाइड में ले जाते हो तो निशान उलट जाता है, ये वाला निशान देखो बदल गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5/5 1 माइनस 1। ठीक है, यानी कि x क्या है, माइनस 1 से बड़ा है। तो फिर से क्या करोगे भाई साहब, ठीक है, ये हो गया माइनस अनंत, ये हुआ प्लस अनंत, यहाँ कहीं आ रहा होगा -1। अब क्या करोगे, पहली बात तो इसको अंदर से शेड मत करना, ठीक है, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा मतलब क्या, इसके इस तरफ चलेंगे हम। ठीक है, इसके इस तरफ चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो यहाँ पे आ जाओ, अगला देखो, अगला भी आसान है यार। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x/2 बड़ा या बराबर है। इसको यहीं पे सोल्व कर दूँ, अलग से उतार नहीं रहा मैं यार, फिर ना जगह कम पड़ जाती है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ। देखो 5 गुणा 5x कितने हो गए, 25x। ठीक है ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 गुणे 5x 25x माइनस 5 गुणे में 2 कितना हो गया 10। फिर 3 गुणा करो, 3 गुणा में -7 है ना, देखो प्लस माइनस माइनस, 3 गुणा में 7 21x, फिर 3 गुणा में 3 9 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, x/2 बड़ा या बराबर, 25 में से 21 गया ना, इनको देखो 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ गया 4x, -10 प्लस 9 कितना हो जाएगा -1, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 15। फिर 15 आपको देखो, अब क्या करोगे, सिंपली यार नीचे जो भी है वो पॉजिटिव है ना, यानी कि आप पॉजिटिव से इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आता निशान में। तो 15 गुणा में x क्या हो गया 15x, 2 गुणा में 4 कितना हो गया 8, x है साथ में, फिर 2 गुणा में 1 2। ठीक है, 8 को इधर लाओगे तो 15x में से 8x गया 7x, बड़ा या बराबर किससे, -2 से, तो x बड़ा या बराबर किससे, -2/7 से। नंबर लाइन पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाते हैं, देखो यार। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये अपना प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई नंबर कितना है -2/7। अब जो हमें दिखाना है, वो क्या है, -2/7 से बड़ा या बराबर। जो -2/7 है, पहली बात तो इसको भी डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे बराबर हो गया, बड़ा यानी कि राइट की तरफ जाएंगे, तो राइट की तरफ शेड कर दोगे। समझ में आ रही हैं चीज़ें? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो यार, मेन दिक्कत यहाँ से बच्चों को होती है कुछ, हालांकि आसान से क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मेरे रहते कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। पहली 2 परीक्षा में 70 और 75, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब वो मिनिमम कितने नंबर लाए तीसरे टेस्ट में, पहले 2 में वो नंबर ला चुका है, पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में वो कितना लाए कम से कम, कि उसकी जो एवरेज है ना वो 60 नंबर की हो जाए। तो कम से कम कितना लाए, तो मैंने लिखा माना तीसरी
परीक्षा के, ठीक है, न्यूनतम अंक। बराबर, मतलब मैंने ये मान लिया कि कम से कम अगर वो एक्स लाएगा ना तो उसकी जो एवरेज जिसकी बात कर रहे हैं कम से कम 60 वो हो जाएगी। तो देखो प्रश्न के अनुसार क्या चल रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये लाइन समझनी जरूरी है और इसको समझने का एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लिख लूँ, ठीक है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में कहा गया, ध्यान से देखना, कि जो उसकी औसत है वो न्यूनतम 60 होनी चाहिए। क्या ऐसा बोला गया कि औसत 60 के बराबर हो जाए? नहीं, बोला गया कि जो औसत है वो न्यूनतम यानी कम से कम 60 हो जाए। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 60 अंक का न्यूनतम औसत हो जाए। न्यूनतम मतलब कम से कम 60 हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एवरेज है या तो वो 60 के बराबर हो जाए, या तो वो 60 के बराबर हो जाए, या फिर 60 से ज़्यादा हो। भाई कम से कम 60 का क्या मतलब है, या तो 60 हो जाए या 60 से ज़्यादा हो। इस चीज़ को हम यहाँ मैथ्स में कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ठीक है ना। आप बराबर के लिए डबल निशान नहीं लगाते, सिंगल निशान लगाते, समझा जाता है बराबर ही। यानी औसत 60 के बराबर हो या 60 से ज़्यादा, मतलब कम से कम 60 होनी चाहिए। हाँ, अब मैंने कहा था कि मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इसमें न्यूनतम अधिकतम में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। आपको करना होता है उल्टा। जब बात की जाए न्यूनतम की, न्यूनतम क्या, औसत, तो औसत की तरफ उल्टा करो। न्यूनतम मतलब छोटा, आपको क्या करना है, बड़े की तरफ लिखना है, यानी जिस तरफ मुंह खुला रहेगा औसत की तरफ लिखना है, वो उल्टा कर देना है। न्यूनतम में, न्यूनतम मतलब छोटा होता है, लेकिन इस तरफ चोच मत करना, बड़ा वाला कर देना, दूसरे वाला छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कम से कम औसत 60 है, ऐसे कर देना। अधिकतम पूछा होता तो अधिकतम का मतलब बड़ा होता है, लेकिन तब हम चोंच करते हैं उसकी तरफ, है ना। तो न्यूनतम औसत है तो औसत की तरफ मुंह खुला रहेगा, ऐसे कर लो, ठीक है। और कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसे याद रखना, भैया जब आप, मैं एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूँ कि जब आप पास होते हो तो स्कूल में क्या बोला जाता है कि पास होने के लिए तुम्हें न्यूनतम यानी कम से कम 33 नंबर लाने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे के 40 आ गए, क्या वो फेल हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो कम से कम 33 का मतलब है कि या तो 33 लेके आओ यानी 33 के बराबर, या फिर 33 से ज़्यादा। तो वही मतलब है, औसत कम से कम 60 हो तो या तो 60 लेके आओ या 60 से ज़्यादा। अब देखो यार, औसत कैसे निकालते हो? पहले टेस्ट में कितने नंबर आए, 70, दूसरे टेस्ट में कितने नंबर आए, 75, तीसरे टेस्ट में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, x, और कितने बार हुआ, 1 2 3 बार, तो 3 से डिवाइड करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। 70 और 75 कितना होता है, 145, प्लस में क्या है, x है, डिवाइड में जो 3 था उधर गुणा में चला गया, तो 60 गुणा 3 हो गया 180, यानी x बड़ा या बराबर होना चाहिए। 180 का माइनस हो जाएगा 145, 180 में से 145 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 35। अब हमसे x की पूरी रेंज नहीं पूछी, हमसे पूछा कम से कम x की वैल्यू क्या होगी। देखो x क्या है, या तो 35 है या 35 से बड़ा है, तो x की सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या मिल सकती है, 35। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख देना कि अतः उसे 60, न्यूनतम 60 की एवरेज के लिए कम से कम 35 नंबर चाहिए, ये आप लिख लेना। अतः उसे पास होने के मतलब 60 की एवरेज के लिए कम से कम 35 नंबर चाहिए। समझ में आई बात? चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहे किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए किसी व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक जो 100 नंबर की है, ठीक है, में से 90 या अधिक अंक लाने हैं औसत, यानी कि 90, ठीक है ना, कि एवरेज लेके आनी है। तो अगर उसने पहले 4 में इतने 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 और इतने अंक प्राप्त किए तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता ग्रेड ए पाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, माना 5वीं परीक्षा में अंक, ठीक है, परीक्षा में अंक या न्यूनतम अंक, ठीक है, कितना आया, x आया, ठीक है ना। फिर से वही प्रश्न के हिसाब से, ठीक है, जो औसत होनी चाहिए, आप यहाँ लिख लेना प्रश्न अनुसार, ठीक है, जो औसत है, ठीक है, ग्रेड ए पाने के लिए इसको औसत चाहिए 90 की, यानी कि औसत जो है वो 90 के बराबर हो या ज़्यादा हो तो ठीक है, कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना। ये कैसे लिखा मैंने, मुझे कैसे पता लगा, प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न
पढ़ के मुझे पता लगा भैया ए ग्रेड लाने के लिए कम से कम उसे ये कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो औसत के कैसे निकालोगे, पहले आए 87, उसके बाद आए 92, फिर आए 94, फिर आए 95 और पाँचों में हमने लिखा एक्स आएंगे। ठीक है, तो काम चल जाएगा। अब कितने लोग हैं टोटल, 5 लोग हैं, 5 टेस्ट हुए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 90 है। इन सभी को जोड़ लो ना, 8 और 9 17 और 9 26 और 9 35 यानी 350 और 5 4 9 और 2 11 7 18 350 और 18 369 368 प्लस में एक्स, 5 उधर जाएगा तो 9 पंजे 45 यानी कि 450। एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जाएगा उधर माइनस में तो ये हो जाएगा 32 और 50 यानी 82। ठीक है, तो यहाँ से x क्या है, कम से कम 82। हमसे क्या पूछा था, कम से कम कितने लाएगी। रेंज तो वैसे इसकी कहाँ से है भाई, 82 से ज़्यादा 100 तक कुछ भी लाए, लेकिन हमसे कम से कम पूछा था, है ना। तो हम बोलेंगे 5वीं परीक्षा में सुनीता नाम था ना, क्या नाम था, सुनीता को कम से कम 82 लाने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 82 से नीचे लाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कम से कम 82। ठीक, ये क्लियर हो गया। 5वीं परीक्षा में सुनीता को कम से कम 82 नंबर लानी, तो 22वां था। ठीक है, 23वें की बात कर लेते हैं। 23वें क्वेश्चन में देखो क्या है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका हल कैसे करेंगे, जरा इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कम से कम, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाला मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पिछले क्वेश्चन में कौन सकता है वो समझ आ गया था। अब यहाँ पे देखो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये समझ लो। क्रमागत मतलब जो लगातार आती है। ठीक है, तो माना, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं, माना छोटी वाली विषम संख्या जो है, छोटी वाली, ठीक है ना, विषम संख्या, पहले ये लिख लूँ फिर अगली क्या होगी समझाना ज़्यादा आसान रहेगा, वो है x। तो अगली विषम संख्या क्या होगी, अगली मतलब जो इसके जस्ट बाद आएगी, क्योंकि क्रमागत होनी चाहिए ना। तो अगली विषम संख्या क्या होगी, ये होगी x+2। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बट हो सकता है, ठीक है ना, किसी किसी बच्चे को दिक्कत हो, और दिक्कत दूर करना ही मेरा काम है। ठीक है, और दिक्कत ना रहे यही मेरा काम है, खास करके मैथ्स में कोई दिक्कत ना रहे। तो देखो यार, आप कोई भी क्रमागत आने वाली विषम संख्या लो, जैसे मान लो अगर एक संख्या आपने 5 सोची, तो इसके क्रमागत यानी जस्ट बाद कौन सी आती है, 7 आती है। तो 5 से 7 कैसे मिलता है, जब हम 5 में +2 कर देते हैं 7 मिल जाता है। अगर आपने पहली 7 सोची होती तो 7 से अगली 9 होती, तो 9 कैसे मिलेगा, इसमें +2 कर दो। तो इसी तरह से अगर आपने पहली x सोची है तो इसमें +2 करोगे तो आपको अगली मिलेगी, वो क्या होगी, x में 2 जोड़ने पे क्या आया, x+2 आया। वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। समझ में आ रही है क्या बात आपको। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं कि भाई प्रश्न में क्या बोला गया है, उसके अनुसार अगर हम बात करें, यानी प्रश्न अनुसार, तो क्या क्या चीज़ें हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि 10 से कम होनी चाहिए दोनों संख्याएं, दोनों क्रमागत संख्याएं 10 से कम होनी चाहिए। तो एक काम करो ना, जो बड़ी वाली है वही अगर मैं 10 से कम बोल दूँ, ठीक है, तो छोटी वाली तो वैसे ही 10 से कम होगी। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम सिर्फ एक ही को क्यों देख रहे हैं, जबकि इन्होंने कहा कि दोनों 10 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यार देखो जो बड़ा है उसी को 10 से कम कर दिया, तो जो इससे छोटा था तो वो तो 10 से छोटा होगा ही। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन आएगी 2 माइनस में ले आओगे यानी 8। लेकिन कन्फ्यूजन क्या रहती है पता है, कई बच्चे, ठीक है, और ये डाउट आना स्वाभाविक है, बच्चों के दिमाग में क्या आता है, ये जब दोनों संख्याओं को 10 से कम बोला था तो भाई इस वाली संख्या पे यानी कि ये भी 10 से कम होनी चाहिए थी, तो ये भी तो 10 से कम होनी चाहिए थी। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है भाई 2 माइनस में आएगा तो 8 से छोटी आ जाएगी, और जबकि वो तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगी भाई, 10 से कम है ना, मेरे कहने का मतलब है पहली संख्या तो 10 से छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन जो ये संख्या है
ये भी तो 10 से कम होनी चाहिए थी। तो अब इनमें से किसको मानोगे? यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो x 8 से छोटा आ रहा है, वहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो इसके आगे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा ना। ठीक है, अब देखो, अब मेन डाउट आता है निकल के बच्चे के दिमाग में। बच्चा क्या सोच रहा है कि भाई 10 से कम तो दोनों होनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब है ये वाली संख्या भी 10 से कम होनी चाहिए, ये वाली संख्या भी 10 से कम होनी चाहिए, यही होना चाहिए, है ना। यहाँ से तो ठीक है, यही रहेगा, लेकिन इसको तो आगे सोल्व किया सकता है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो x भाई 2 माइनस में जाएगा ना। तो ये आता है, अब ये वाला लें या वो वाला सॉल्यूशन लें। तो जब पहली बात तो इसको, इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा, बट जिसके दिमाग में ऐसे कन्फ्यूजन आ रही है तो आपको फिर क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि भाई एक x क्या आ रहा है 8 से छोटा, 8 से छोटा मतलब 8 से पीछे सारी चीज़ें, ऐसे कर लो। और एक x आ रहा है 10 से छोटा, 10 का मतलब यहाँ पे। दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, देखो ये वाली चीज़ें दोनों के पास, यानी हम कौन सा रिजल्ट फॉलो करेंगे, यहाँ पे दोनों बातें सच हो रही हैं, यानी दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है x <8, है ना। बट इतना तामझाम आपको नहीं पालना है साहब, ठीक है। आपको क्या सोचना है, ध्यान से देखो। आपको अगर एक बार में करना है कि जब बात की जाए छोटी की, जैसे दोनों संख्या 10 से छोटी होनी चाहिए, तो आप इनमें से बड़ी वाली को 10 से छोटा कर दो, ठीक है। यानी कि x + 2 < 10। क्यों? क्योंकि यार जो बड़ा है अगर वही 10 से छोटा हो गया तो जो इससे भी छोटा था वो तो ऑलरेडी छोटा होगा ना। भाई इन दोनों में ताकतवर x + 2 था, अब x + 2 ही 10 से पिट गया तो x तो पिट ही जाएगा ना, वही वाली कहानी है, ठीक है। तो ये होगी पहली इनइक्वालिटी। दूसरी बात क्या कह रहा है कि इन दोनों का योगफल 11 से अधिक है। योगफल मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 है, इनका योग निकाल दो, जोड़ दो, और ये दोनों का योगफल 11 से अधिक है। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं तो हम क्या कहते हैं, तब वहाँ पे हम छोटा वाला देखते हैं, यानी छोटे वाले को ही बड़ा कर दो, बड़ा वाला तो अपना ही बड़ा हो जाएगा, बस ये होता है। नहीं तो आप दोनों कंडीशन लगाओ, अगर कन्फ्यूज हो तो फिर इनका इंटरसेक्शन लो, जैसा मैंने अभी दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, x + x 2x + 2 जाएगा माइनस में, 11 में से 2 गया 9 बचा, तो x > कितना है 9/2, ये हो गई दूसरी। अब यहाँ से अगर आप दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो हालांकि अभी और, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x < 8, 2 माइनस में गया, इसको मानो ना पहले, ठीक है। अभी सारी कंडीशन x पे लेके आनी होती है हमें। तो यहाँ पे x क्या है 8 से छोटा, और यहाँ पे x क्या है 9/2 से बड़ा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x जो होगा, ठीक है, वो बड़ा है 9/2 से और छोटा है 8 से, इस बात को याद रखना, समझ में आया। तो अब ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं अपने पास, जोड़े में लिखना जरा, ठीक है। 9/2 समझते हो ना, 4.5, इसको थोड़ा और अच्छे से रिफाइन करूँ मैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझोगे कि जो x है वो 9/2 यानी कि 4.5 से तो बड़ा है 4.5 से, और 8 से छोटा है, और x एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुल जोड़े जो बना पाएंगे, कुल जोड़े क्रमागत संख्याओं के कुल जोड़े क्या क्या होंगे, देखो कुल जोड़े मतलब x और x + 2 का जोड़ा बनाना है हमें। हमें क्या बताना था, दो क्रमागत संख्याएं, है ना, जिसमें से छोटी वाली x होगी, बड़ी वाली x + 2 होगी, वो क्या क्या होंगे बताओ जरा। देखो इसके बीच में से x ढूंढो जो विषम हो, जस्ट बात, जैसे छोटे वाले शुरू करो, 4.5 क्या विषम होता है, नहीं यार, इसके जस्ट अगला क्या मिलेगा 5, तो 5 पहले विषम संख्या मिलेगी। अगर पहली 5 ले रहे हो तो इससे जस्ट अगली 5 में 2 जोड़ के यानी 7 हो जाएगी। अच्छा 5 के अलावा 7, अगर मैं x की वैल्यू ही 7, देखो ये x की जगह 5 लिखा था, 7 तो x + 2 की जगह आया, लेकिन अब अगर x की जगह ही 7 लिख दूँ तो x + 2 यानी अगली क्या हो जाएगी, अगली 9 हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अब इससे बाद अगर मैं यहाँ पे अगली 9 लिखूँ तो कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि पहला वाला क्या है x, और x हमेशा 8 से, ठीक है, x हमेशा 8 से छोटा रहेगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो मतलब ये हम नहीं लिख सकते हैं, 2 ही पेयर पॉसिबल हैं इससे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही देखो अगला,
अगले में क्या कह रहा है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माना छोटी सम संख्या है ना, क्रमागत संख्याओं में से जो जोड़े हैं दो, उसमें से छोटी सम संख्या x है ना, तो अगली, ठीक है, अगली मतलब इसे जस्ट अगली बड़ी सम संख्या क्या होगी, x+2, क्योंकि सम संख्याओं में भी दो का डिफरेंस होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार इन्होंने कहा है दोनों ही 5 से बड़ी हों। जब बड़ी की बात की जाए तो छोटा वाला देखो, छोटा कौन है, इनसे x, यानी x 5 से बड़ा कर दो, अपने आप ही आएगा, है ना। नहीं तो अगर आप दोनों को 5 देखो, दोनों ही 5 से बड़ी हो तो जाहिर सी बात है दोनों को 5 से बड़ा करके देखो यार, दोनों ही 5 से बड़े हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा x बड़ा है 3 से। तो यार ऐसा दो रिजल्ट हमें देखने को इसलिए मिल रहा है। अब आप कहोगे x बड़ा है 5 से, यहाँ x बड़ा है 3 से, अरे यार जो 3 से बड़ा होगा, सॉरी जो 5 से बड़ा होगा वो 3 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से हम किस रिजल्ट को प्रेफर करेंगे, ऊपर वाले को। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 5 और 3, यहाँ 5 लिखो, 3 उससे पहले आता होगा, एक 3 से बड़ा है एक 5 से बड़ा है, दोनों का रिजल्ट किस तरफ जा रहा है भाई, जो 5 से बड़ा होगा वो 3 से ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तो इतने तामझाम में तुम्हें पढ़ना नहीं है ना, इतने तामझाम में तुम्हें पढ़ना नहीं है। मेरा जो कहना है, सिंपल सा ट्रिक याद रखो, जब प्रत्येक से बड़े हों, जब बड़े हों तो इनमें से छोटे वाले से बड़ा कर दो, बड़े वाले से अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और छोटे वाले में क्या करना तो मैंने पहले सिखा दिया। तो एक तो ये हो गई, इसको तो आगे सोल्व करना ही नहीं है, इतना ही रहेगा। दूसरा क्या है, उनका योगफल 23 से कम हो। योगफल मतलब पहला x है और दूसरा x+2 है, दोनों का योगफल 23 से कम होना चाहिए। तो x+x कितने x हो गए, 2x, लेस देन 2 माइनस में गया तो 21 बचा। तो x क्या हो चाहिए, छोटा, 2 डिवाइड हो जाएगा 21/2 यानी 10.5। अब अगर आप कंबाइन करोगे रिजल्ट, तो जो x है वो बड़ा किससे होना चाहिए और छोटा किससे होना चाहिए, बस रेंज लिख दो। x बड़ा होना चाहिए 5 से, भाई इन दोनों में छोटा नंबर है लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में, सीधी सी बात है अगर कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, यानी जो x है वो 5 से बड़ा है, 10.5 से छोटा है। और x है क्या, x एक सम संख्या है और हमें लिखना क्या है, हमें x और x+2 के सारे जोड़े लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो क्या क्या जोड़े हो सकते हैं ये, जैसे, ठीक है, क्या क्या जोड़े हो सकते हैं ये देखो। अगर मैं इनके बीच में सम संख्या देखूं तो 5 तो सम है नहीं, खैर 5 के बराबर में था, 5 के जस्ट अगला क्या मिलेगा, 6। तो अगर पहला यानी कि x अगर 6 है ना, x अगर 6 है तो x+2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि पहला तो हो जाएगा 6,8। क्या कोई और जोड़ा बन सकता है, हाँ, पहला ही अगर मैं 8 कंसीडर करूं, यानी कि x की जगह ही 8 कंसीडर करूं, तो x+2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 8,10 हो जाएगा। ऐसे ही 10,12 हो जाएगा। अब आप कहोगे x की रेंज तो ये थी, ये तो 12 बाहर चला गया। अरे भाई साहब, ये जो 12 है ये x नहीं है, x+2 है। x कौन है, कोमा के पहले वाला, और कोमा के पहले वाला 10 है। हाँ, अब इससे आगे जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा, अब ये x की जगह होगा तो यहाँ 14 लिखना पड़ेगा, बट हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि अभी x की जगह 12 आ गया, जबकि x की रेंज वहाँ तक जा नहीं रही है भाई साहब, 12 नहीं कंसिडर कर सकते आप। तो यही सॉल्यूशन इतना ही होगा, इतने में नहीं पड़ जाएगा ये, समझ में आई बात। अब अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चों को दिक्कत दे रहा हो, कुछ बच्चों को तो खास कर की, ठीक है, बट मैं समझाऊंगा बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। देखो सॉल्यूशन नंबर 25 की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको आसानी से समझना है ना, तो ऐसे बना दिया मैंने, पहचान के लिए मैंने इस पर 3 कट लगाया। मान लो सबसे बड़ी भुजा है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी है। हालांकि कट का ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि भाई जिस पे ज़्यादा कट लगे वही बड़ी होगी, बस मैंने थोड़ा अपने दिमाग में रखने के लिए, ताकि मुझे सोचने में आसानी हो। ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, ऐसे मान लो। यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। मतलब सबसे छोटी भुजा अगर मैं x मान लूँ तो सबसे बड़ी भुजा उसका 3 गुना कर दूँ। ये सोचना तो काफ़ी आसान है यार, आ गया ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, मतलब जो बच गई, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 3x, 2 सेंटीमीटर कम कर दो।
ठीक है, इतने इतने सेंटीमीटर हैं भाई साहब, सब कुछ ये सेंटीमीटर में चल रहा है कहानी। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, भैंस की आँख। ठीक है, ये हो गया समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो यार, सीधी सी बात क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा माना, ठीक है, सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो पक्की बात है कि अगर सबसे छोटी इतनी है तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगा। और जो बच गई यानी तीसरी भुजा, वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम। इतना तो लिख लोगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब प्रश्न के अनुसार चले अगर हम, प्रश्न अनुसार तो क्या बोल रहा है भाई, प्रश्न में बोला गया है कि जो परिमाप है, ठीक है, परिमाप 61 होना चाहिए न्यूनतम। परिमाप के बाद क्या लिखते हैं, न्यून। अभी मैंने ट्रिक सिखाया था, परिमाप के बाद न्यून यानी छोटा लिख दिया तो उल्टा करो, परिमाप की तरफ बड़ा करो, मुंह खोल दो, कन्फ्यूजन हो तो। नहीं तो सोच ही लो यार, कम से कम 61 होना चाहिए, नहीं 61 है उससे ज़्यादा। अब परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं में से एक भुजा कितनी है, x है, दूसरी भुजा कितनी है, 3x है, तीसरी भुजा कितनी है, 3x - 2 है। ये आएगा भाई साहब। तो x और x, 3x और 3x कितने हो गए, x और 3x 4 और 3 7x, 2 गया उधर प्लस में यानी 63। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि x कम से कम, ठीक है, न्यूनतम बोला था ना जितनी न्यूनतम लंबाई है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, न्यूनतम 9। वैसे तीसरी भुजा की रेंज है कि भाई 9 से बड़ी हो, लेकिन न्यूनतम कितनी, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन उतारा नहीं है क्या, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। चलो ठीक है, अच्छा ये हिंट फिंट, ठीक है, तुम देखते रहना, मेरे को जगह चाहिए थोड़ा, तो मैं इतना ही कट कर रहा हूँ इसमें। ठीक, आ जाओ। देखो यार, मस्त क्वेश्चन है ये, और आराम से, बस इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, एक छोटा सा कॉमन सेंस, अभी बताऊंगा क्या है वो। ठीक है, बस वो आपको सोचना होता है थोड़ा, बाकी ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। अब एक बात बताओ, मान लो ये बोर्ड है, मान लो ये लाइन सेगमेंट नहीं, बोर्ड है, ऐसे मान लो यार। ठीक है, ये टोटल कितना लंबा था, 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड था मान लो। अब कोई व्यक्ति इसमें से 3 टुकड़े करना चाहता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 3 जो लंबाई करेगा उसमें से दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक होगी, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी होगी। हो गए ना कंफ्यूज। आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे आप अपने मन में सोचो, आपने एक छोटा टुकड़ा किया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक छोटा टुकड़ा किया, एक उससे बड़ा टुकड़ा किया, और एक सबसे बड़ा टुकड़ा किया। ये 3 टुकड़े आपने कर दिए, है ना, ये 3 टुकड़े आपने कर दिए इसके। ठीक, अब आपको जो जो क्वेश्चन में बोला है ना, इसके ऊपर मार्क करते जाओ, आपको सोचना आसान रहेगा। तो उसने क्या कहा, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो सबसे छोटी क्या मान लिया मैंने, सबसे छोटी लंबाई मान लो मैंने x सेंटीमीटर की काटी, तो जो दूसरी लंबाई है वो सबसे छोटी से 3 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे छोटी है x, इससे 3 अधिक क्या हो जाएगा, x + 3, यानी कि दूसरी लंबाई तो आ गई x + 3 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, याद रखना। ठीक है, ये x सेंटीमीटर में है, ये x + 3 20 सेंटीमीटर में है। और कह रहा है तीसरी लंबाई, जो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी लंबाई होगी। ठीक है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है, सबसे छोटी x है, तो तीसरी वाली उसकी 2 गुनी है। अब बताओ कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है? बस इतना ही हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना होता है बच्चों को अच्छे समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है,
सबसे छोटे बोर्ड का संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, माना सबसे छोटी लंबाई x है ना, दूसरी लंबाई x+3, तीसरी लंबाई उसका 2 गुना यानी 2x। ये आप लिख लेना यार, अब मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। ठीक है, या लिख दूँ? ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। माना सबसे छोटी लंबाई सबसे छोटी लंबाई, ये लिख देते हैं जी। ठीक है, क्या है? x सेंटीमीटर। दूसरी लंबाई x+3 सेंटीमीटर, क्यों हुई मैं समझा चुका हूँ। और तीसरी लंबाई यहीं भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इतना लिखा, अब जरा क्वेश्चन फोकस करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना यहाँ पर जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। पहले इस पर फोकस करो, तीसरा टुकड़ा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो तीसरा टुकड़ा अगर मैं उसे थर्ड टुकड़ा बोल रहा हूँ, जो दूसरा टुकड़ा अगर मुझे सेकंड टुकड़ा बोल रहा हूँ, अगर तीसरा वाला टुकड़ा दूसरे वाले टुकड़े से कम 5 ज़्यादा है, तो मतलब ये 5 ज़्यादा तो कम से कम तो 5 ज़्यादा होगा, यानी इसमें से घटाएंगे तो कम से कम 5 बचना चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये कम से कम 5 बचना चाहिए, यानी या तो 5 बचे या 5 से ज़्यादा बचे। तो बस वही कर दो यार। ठीक है, थर्ड टुकड़ा मतलब थर्ड टुकड़े की लंबाई देखो क्या है, 2x। सेकंड टुकड़ा मतलब सेकंड टुकड़े की लंबाई देखो x+3। बस आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ प्लस में दे रखी है, ये उधर प्लस में गया तो +5 आ गया। ठीक है, बट ऐसे समझना ज़्यादा आसान रहता है कि अगर ये उससे कम 5 ज़्यादा है तो घटाने पे कम से कम 5 बचना चाहिए। जैसे मैं अगर एक नंबर का एग्जांपल दूँ, 20 15 से 5 ज़्यादा तो घटा के 5 बचता है ना, यह तो एग्जैक्टली 5 वाली बात हुई। लेकिन अगर कम से कम 5 ज़्यादा होगा तो बचेगा तो कम से कम 5 ना। कम से कम को लिखने का तरीका क्या होता है कि इधर कम से कम 5, यानी ये तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वही चीज़ इसको समझने के लिए ये तरीका ज़्यादा आसान है। डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी की तरह प्लस करता जैसा हिंट दिया उन्होंने, तो हो सकता है आपको उतने समझ में ना आता। ठीक है, क्योंकि बीच में इस निशान को समझाना फिर मुश्किल हो जाता। ठीक है, अब जरा इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब, तो यहाँ से हो जाएगा देखो 2x - x -3, माइनस अंदर गया तो ठीक है, तो यहाँ से 2x में से x, ठीक है, -3 से गया तो प्लस में जाएगा यानी 8। ठीक है भाई साहब, इतना क्या क्लियर है आपको? इतना क्या क्लियर है आप? ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करके आ गया x बड़ा है या बराबर 8 के। लेकिन देखो अब जो सोचने वाली बात ये है कि अब इसके आगे क्या करें। एक कंडीशन तो मिल गई, दूसरा कुछ यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने बताया नहीं हुआ। ठीक है ना, दूसरा कुछ भी डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन में आप देखोगे ना बताया नहीं हुआ है। तो अब क्या करें, क्या क्वेश्चन को यहीं छोड़ दें? नहीं, यहाँ पे जो दूसरा हिंट है वो क्या है पता है? ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं वापस से, जैसे आपने 91 सेंटीमीटर का टुकड़ा दिया था, आपने इनको काटा यहाँ से 2 जगह से काटोगे 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो जो 3 टुकड़े हुए वापस से अगर जोड़े जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है। जैसे मैं ये वाला टुकड़ा यानी कि x, ये वाला टुकड़ा x+3 और ये वाला टुकड़ा जिसकी लंबाई है 2x जोड़ूं तो क्या मुझे वापस से 91 मिलेगा? पूरा पूरा जरूरी है क्या यही मिलेगा? चलो मैं तीनों टुकड़ों को दोबारा जोड़ता हूँ, है ना। पहला टुकड़े की लंबाई देखो कितनी है, पहले टुकड़े की लंबाई थी x सेंटीमीटर, दूसरे टुकड़े की लंबाई थी x+2 सेंटीमीटर और तीसरे टुकड़े की लंबाई x+3 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा कितना था? x+3 और तीसरा टुकड़ा था 2x। इनको मैं जोड़ूंगा तो वापस से मुझे 91 मिलना चाहिए। क्या क्या जरूरी है कि एग्जैक्टली 91 मिलना चाहिए? यहाँ कॉमन सेंस लगानी है आपको। देखो इनको जोड़ के कभी भी 91 से बड़ा तो नहीं आ सकता है, हाँ या तो बराबर आएगा आइडियल कंडीशन में, या फिर ये जो चीज़ है ना 91 से कम आएगी। कैसे? देखो जब आपके सामने मान लो लकड़ी का ही कोई चीज़ है, आप यहाँ से इसको काटोगे तो इसमें से कुछ बुरादा तो निकलेगा, है ना। यहाँ से काटोगे तो कुछ बुरादा यहाँ से भी निकल गया होगा। तो मतलब वापस से जोड़ने पे जितना ये पहले था, अगर ये पहले 91 सेंटीमीटर था तो पॉसिबिलिटी ये है ज़्यादातर कि कुछ ना कुछ बुरादा निकला होगा। तो वापस से जोड़ोगे तो ये 91 नहीं हो पाएगा, अब थोड़ा छोटा ही रह जाएगा। हाँ आइडियल कंडीशन ये है कि मान लो कोई भी बुरादा नहीं निकला, इतना सफाई से काटा गया, आइडियल कंडीशन मान रहे हैं।
तो भी जोड़ के बराबर आ सकता है 91 से। लकड़ी एक्स्ट्रा तो नहीं होगी तो लंबाई एक्स्ट्रा तो नहीं होगी, है ना। यानी कि वापस से जोड़ने पे बुरादा अगर निकला है कुछ तो वो छोटा ही हो जाएगा, नहीं निकला है तो भाई साहब बराबर रहेगा, यानी लेस देन इक्वल वाला से कम या बराबर वाला केस बनाएंगे यहाँ पे। बस ये कॉमन सेंस लगानी थी। इसको सोल्व कर लो, x प्लस 2x कितने x हो गए 4x, छोटा या बराबर है 3 माइनस में जाएगा, 91 में से 3 घटा दो कितना बचेगा 88, है ना। तो यानी कि x की क्या हो जाएगा 4 डिवाइड में जाएगा यानी 22। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये हो गया। मैं क्या करता हूँ, इधर जगह नहीं थी, ठीक है, ताकि नोट्स में PDF में क्लियर आए, इसलिए इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है इधर लिख दी, और यहाँ पे लाइन खींच के बता रहा हूँ कि इसके बाद का स्टेप इधर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। जब आप नोट देखोगे ना PDF नोट, क्योंकि अभी PDF आपको मिल जाया करेगी लेक्चर के बाद, तो यहाँ से देखना कि भाई ये स्टेप यहाँ से हुआ, फिर ये पीला वाला पोर्शन यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ से हमसे क्या बोला, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या है। तो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी, x क्या है, छोटा या बराबर है 22 से, सबसे छोटा x ही तो है, और बड़ा या बराबर है 8 से, यानी कि ये होनी चाहिए संभावित लंबाई, ठीक है ना। x छोटा या बराबर 22 से यहाँ से आया, ठीक है, और बड़ा या बराबर यहाँ से, मतलब मैंने दो कंडीशन को मिलाया है, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन को मैंने मिलाया, तो मुझे, ठीक है ना, इसका और इसका मिक्सचर ये मिल रहा है, ठीक है। x 8 से बड़ा या बराबर और 22 से छोटा बराबर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। PDF आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम पे सेम नेम से चैनल है, हिंदी मीडियम अकेडमी क्लास 11th वाला, ठीक है। टेलीग्राम पे सेम नाम से चैनल है यार, क्लास 11th हिंदी मीडियम अकेडमी, वहाँ पे जाओ, ठीक है, PDF मिल जाएगा। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, ठीक है, अभी रात के भी, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अगला लेक्चर अब कल रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।